तो यार आवाज कार्यक्रम करते हैं मैप्स का। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें और कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि इतना डिटेल पे इतना एनिमेटेड तरीके से शायद ही किसी ने यूट्यूब के अंदर ऐसा वीडियो बना के रखा होगा। हर एक छोटे छोटे डिटेल को मैंने कवर किया है और तुम लोगों को विजुअलाइज कराने की कोशिश किया है। तो हम बढ़ते वीडियो की और बट अगर तुमने इससे पहले लाइक नहीं किया ना, अभी तक कमेंट नहीं किया ना और सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, तो कर लो ना यार, क्यों रुक रहे हो, हम बढ़ते हैं। देखो तुम्हें ये चीज तो पता है कि मैप सारे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से 2 मार्क है एंड ज्योग्राफी से 3 मार्क है। हिस्ट्री का बहुत सिंपल है, बस एक चैप्टर जो चैप्टर 3 है नेशनलिज्म इन इंडिया, वहां से बस 2 चीजें तैयार करना है तुम्हें। पहला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ एंड दूसरा इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। और जो बात रहा है ज्योग्राफी का, तो वह 6 चैप्टर्स है जो कि तुम्हें तैयार करना है। स्ट्रगल जो होगा ना तुम्हारा वो ज्योग्राफी पे होगा, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए तुम्हें 6 चैप्टर कवर करना है। बट हम किस लिए बैठे हैं यार। पहले बात करते हैं हिस्ट्री से, देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ। अब देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था ना, ये क्यों बना था पता है? हमारा जो देश था उसे चला रहा था अंग्रेज, बट देश हमारा था और हमारा आवाज सुना नहीं जा रहा था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसलिए बनाया गया ताकि इंडिया के जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग थे वहां जाके बैठे और डिस्कस करें, जो हम आम इंडियंस का इशू है उसे अंग्रेजों तक पहुंचाए, हमारा आवाज पहुंचाए सिंपली, ठीक है। अब वैसे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1885 से शुरू हो गया था, बट हमें उतना नहीं पढ़ना है, 3 चीजों के बारे में जानना है। पहला तो कैलकाटा सेशन जो कि हुआ था सितंबर 1920 को। अब इस सेशन में हुआ क्या था, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन का एक रेजोल्यूशन का आइडिया जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने रखा, जहां उनसे कहा कि हमें पूरे देश भर में नॉन कोऑपरेशन करना चाहिए, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अब उसके 2 महीने बाद दिसंबर 1920 का जो सेशन होता है ना, वहां पे जो ये आइडिया था गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया और अब देश भर में जो नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद ना कई और सारे सेशंस हुआ, बट हमें उतना याद नहीं रखना, हमें याद रखना है मद्रास सेशन को, जो कि हुआ था 1927 को। अब मद्रास का है बोलूं तो आज का जो चेन्नई है वहां पे। अब यहाँ पे हुआ क्या था एग्जैक्टली, अब साइमन कमीशन के बारे में आई गेस तुम्हें पता होगा। तो साइमन कमीशन को इंडिया ने एक साथ मिलकर यहाँ पे बॉयकॉट करने का जो आइडिया है वो रखा और वो एक्सेप्ट भी कर लिया गया। यहाँ में ना पहली बार मुस्लिम लीग एंड जो हिंदू महासभा, उन्होंने भी एक साथ इस आइडिया को प्रमोट किया, सपोर्ट किया। तो बस ये 3 चीजें ही थे। चलो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। गांधी जी ने ना यार अंग्रेजों के नाक पे दम करके रखा हुआ था, अलग अलग जगह पे जा जाके मूवमेंट किया और अंग्रेजों को भाई साहब खून के आंसू रुलाया। अब कहाँ गए वो और कहाँ मूवमेंट किया वो देखना है। देखो मैं तुम्हें कहानी के साथ बताता हूँ, ठीक है। अफ्रीका से जब गांधी जी इंडिया पे आए तो गांधी जी का जो मेंटोर था ना, जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी को कहा कि देखो अगर तुम्हें रियली इंडिया को मदद करना है, इंडिपेंडेंट करना है ना, तो जाके पहले समझो आम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, फिर उन आम लोगों को जोड़ो इस आजादी के लड़ाई पे। तो इसी बात के साथ वो इंडिया को चले गए एक्सप्लोर करने और पहुंचे जाके बिहार चंपारण पे। अब चंपारण में सीन कुछ ऐसा था कि फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों कर रहे थे? इंडिगो प्लांटेशन को लेके बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है। अब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था और गांधी जी ने भाई साहब क्या ही प्रोटेस्ट पे सपोर्ट दिखाया, मतलब अंग्रेजों का ना भाई साहब बैंड बजा दिया। जो डिमांड फार्मर्स कर रहे थे उस समय सारे अंग्रेजों को मानना पड़ा, क्योंकि गांधी जी थे ना भाई साहब, हथौड़ा लेके बैठे हुए थे, थौर वाला, समझ रहे हो ना बात। उनके मुंह से निकला हुआ वर्ड क्या थौर के हथौड़े से कम तो नहीं था। अब फिर उसके बाद गांधी जी आते गुजरात पे आके अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पे पार्टिसिपेट करते हैं, जहां ना जो वर्कर्स थे वो अपने जो वेजेस को लेके डिमांड कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे गांधी जी ने इन लोगों का सपोर्ट किया एंड ये मोमेंट भी सक्सेसफुल रहता है। अब इसके एग्जैक्ट 4 दिन बाद हमारे गांधी जी जाते हैं गुजरात के खेदी डिस्ट्रिक्ट पे। अब यहाँ पे सीन ऐसा था कि यहाँ के फार्मर ब्रिटिशर्स के जो टैक्स सिस्टम थे उससे खुश नहीं थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब गांधी जी ने इसका सपोर्ट किया, क्योंकि कुछ फार्मर्स ऐसे थे जो टैक्स नहीं दे पा रहे थे। तो भाई साहब प्रोटेस्ट इतना भयंकर था कि अंग्रेजों को मानना पड़ा, काफी जो फार्मर्स था उनका टैक्स माफ करना पड़ा। ये 3 मोमेंट के बाद लोगों को ये समझ आया कि भाई साहब आजादी मिल सकता है हमें अगर हम गांधी जी का सपोर्ट करें तो वैसा अब जगह जगह पे अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी अगर अंग्रेज गलत करते थे ना, उसके खिलाफ मुद्दा शुरू हो जाता था, प्रोटेस्ट शुरू हो जाता था। आम लोग भी अब मतलब पार्टिसिपेट करने लगे थे। तो ऐसा ही एक प्रोटेस्ट पीसफुली चल रहा था पंजाब अमृतसर के जो जलियांवाला बाग के अंदर पे, ठीक है। अब यहाँ पे बट सीन कुछ गलत हो जाता है। अंग्रेज क्या करते हैं, जो जलियांवाला बाग था ना उसके अंदर ही गोली चला देते हैं मासूम लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से लाखों लोग मरते हैं। अब ये जो चीज था ना, इसने आम लोगों को और भड़का दिया था और गुस्सा दिला दिया था कि वहां तो बस पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, बट गोली चलाने का क्या सीन था। तो अब गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी मिला कि इस गुस्से का सही जगह इस्तेमाल करते हैं। तो फिर मैंने बताया था तुम्हें कि जो 1920 को जो कांग्रेस सेशन था
कलकत्ता के अंदर में, जहां हमने बात किया था कि हाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का स्टार्ट करेंगे, तो वो किया गांधी जी ने। तो एग्जैक्टली इस जालियांवाला बाग मैसेकर के बाद ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का शुरुआत होता है। बट गांधी जी का सीन कुछ ऐसा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे। बट यूपी के अंदर में एक जगह है चौरी चौरा, वहां पे क्या होता है, लोगों ने जो ब्रिटिश जो पुलिस स्टेशन था ना वो जला दिया था। अब वायलेंस हुआ था भाई। अब गांधी जी को थोड़ी पसंद था वायलेंस, उन्होंने तो मना किया था ना भाई कुछ भी करना है बट वायलेंस नहीं करना है। बट हुतिया वाले लोग समझते नहीं है ना यार, तो गांधी जी का यार हार्ट ब्रोक हो गया। फिर गांधी जी बोला हम तो जा रहे हैं, अब हम कुछ नहीं करना, ठीक है। अब गांधी जी चले गए एक ब्रेक पे। बट ऐसा नहीं था कि गांधी जी ने गिव अप कर दिया था। देखो मैं तुम्हें भी कहता हूँ कभी गिव अप मत करना। गांधी जी ने गिव अप नहीं किया, कुछ साल बाद फिर वापस आए और इस बार लाए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इस मूवमेंट का शुरुआत कहाँ हुआ था, डांडी पे। एग्जैक्ट क्या हुआ था, गांधी जी जहाँ बैठते थे साबरमती आश्रम, वहां से पैदल चलते चलते वो आए डांडी और आके वहां नमक बनाया और कानून तोड़ा अंग्रेजों का, जिसे हमने नाम दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसी के साथ हमारा हिस्ट्री खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी पे। ना अब ज्योग्राफी के अंदर में सबसे पहला चैप्टर देखते हैं जो कि है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इसके अंदर ना हमें बस जानना है सॉइल का टाइप्स, इंडिया पे क्या क्या सॉइल टाइप पाया जाता है। तो बेसिकली 6 टाइप ऑफ सॉइल इंडिया पे पाया जाता है। पहला है माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल। अब नाम से ही समझ आ रहा है माउंटेन या फॉरेस्ट पे जो रहने वाला सॉइल है। अब देखो इंडिया छोड़ो, दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, हिमालयन रेंज पे जो माउंटेन्स है, राइट। तो ये जो हिस्सा है कश्मीर से लेके पूरा अरुणाचल प्रदेश तक पाया जाता है ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। अब इसके अगर तुम थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो तुम्हें मिलेगा एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल क्या होता है, पहाड़ों से घिस घिस के नीचे बह बह के आते हैं और डिपॉजिट बन के रह जाते हैं, ठीक है, ये तुम्हें पता है। अब एलुवियल सॉइल 2 जगह पे बेसिकली पाया जाता है। एक तो मैंने बताया जो हिमालयन माउंटेन से उनके नीचे वाला जो एरिया होता है, लाइक यूपी बिहार, इन एरियाज पे तो पाया जाता है एलुवियल सॉइल। उसके अलावा देखो जो हमारा ईस्टर्न घाट है ना, वहां भी बहुत ज्यादा पाया जाता है एलुवियल सॉइल। एंड देन और थोड़ा नीचे आ जाओ, अभी जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, वहां पे देखो 2 तरीके का सॉइल पाया जाता है। एक तो रेड एंड येलो सॉइल और दूसरा है ब्लैक सॉइल। अब अगर मैं सिर्फ रेड एंड येलो सॉइल का बात करूं तो तुम नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जितने भी होता है वहां से शुरुआत कर सकते हो। एंड देन जो ओडिशा पार्ट है और जो नीचे पे साउथ इंडिया है, वहां पे तुम्हें मिलेगा रेड एंड येलो सॉइल। और ब्लैक सॉइल का सीन कुछ ऐसा है, वो तुम्हें मिलेगा महाराष्ट्र पे, मध्य प्रदेश पे और थोड़ा बहुत गुजरात के अंदर भी। बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आया। देखो मैं आसाम से हूँ, मुझे पता है आसाम में रेड सॉइल पाया जाता है, मैंने खुद देखा है, उससे ईटा बनता है, राइट। बट क्या सही में महाराष्ट्र पे ब्लैक सॉइल मिलता है यार? वहाँ की मिट्टी क्या काले होते हैं क्या? मतलब मैं कभी गया नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है। बट अगर तुम गए हो ना, अगर तुम हो ना महाराष्ट्र से, तो कमेंट पे बताना कि सही में यार तुम लोग का मिट्टी ब्लैक होता है क्या? मतलब बताना जरूर। हाँ हम आते अब लेटरेट सॉइल की ओर। देखो हमारा जो वेस्टर्न घाट है ना, कर्नाटका वाला एरिया, यहाँ पे पाया जाता है लेटरेट सॉइल। इसके अलावा देखो जो ईस्टर्न घाट का जो एरिया है ना, तमिलनाडु वाला, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा बहुत मिलेगा। और उसके अलावा तुम्हें मेघालय वाला एरिया पे मिलेगा। एंड थोड़ा बहुत राजस्थान में भी पाया जाता है। एंड जो आखिरी टाइप ऑफ सॉइल इंडिया पे पाया जाता है, जिसे कहते हैं एरिड सॉइल, या फिर उसका दूसरा नाम ये भी है डेजर्ट सॉइल। अब नाम से समझ आ रहा है डेजर्ट सॉइल कहाँ पाया जाएगा, जहाँ डेजर्ट है। अब डेजर्ट कहाँ है इंडिया के अंदर पे? राजस्थान, राइट। अब राजस्थान के अलावा भी ना थोड़ा बहुत हरियाणा एंड पंजाब वाले एरिया पे पाया जाता है। एंड जो गुजरात का रन ऑफ कच्छ है, वो वाले एरिया पे भी तुम्हें एरिड सॉइल देखने मिलता है। तो ठीक है, अब हमने कंप्लीट कर लिया टाइप ऑफ सॉइल। अब जो हमारा अगला चैप्टर है वाटर रिसोर्स, यहाँ से हमें कुछ डैम के नाम में वो लोकेट करना है और जानना है कहाँ है वो, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं एग्जैक्ट ऊपर से, सीरियल वाइज याद करो, तुम्हें याद भी रह जाएगा और तुम लेबलिंग करने में भी एक्सपर्ट हो जाओगे। जो हमारा पहला डैम है वो इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस कश्मीर पे है, सलाल डैम। अब यहाँ से जो ज्यादातर पानी होता है वो पाकिस्तान की ओर चला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा डैम है वो है हिमाचल प्रदेश के अंदर पे जो रिवर है, सतलुज रिवर। इधर पे एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है भाखरा नंगल डैम, ये है हमारा दूसरा डैम। एंड देन जो तीसरा डैम है वो है थराई डैम। ये कहाँ है? ये है तुम्हारा उत्तराखंड वाला एरिया पे, ठीक है। अब इस डैम से ही जो पानी लोग आके लास्ट में जाके गंगा रिवर से मिलता है। अब इसके बाद थोड़ा राइट राजस्थान की ओर चलते हैं। यहाँ पे एक डैम है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। फिर थोड़ा नीचे आ जाओ गुजरात पे, यहाँ पे नर्मदा रिवर पे एक डैम है जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। बहुत कंट्रोवर्सी में रहता है ये डैम, तो नाम इसका याद रख लेना, ठीक है। सरदार सरोवर डैम गुजरात के अंदर, नर्मदा रिवर, ठीक है। एंड अब आ जाओ ओडिशा पे, यहाँ पे जो डैम है उसका नाम है हीराकुंड डैम। कौन सी रिवर पे? महानदी रिवर पे। अच्छा ओडिशा से याद आया यार, मेरे भाई ने यार ओडिशा की लड़की फंसा ली यार, मतलब कमाल है। मतलब आसाम में बैठ के उसने ओडिशा की लड़की फंसा ली यार। मतलब देख रहे हो टैलेंट, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ यार, देख रहे हो। मतलब इट हर्ट्स अ लॉट, सच में मैं बता रहा हूँ। मतलब मेरे अलावा ना सबका हो चुका है, अब एक मैं ही बचा हुआ हूँ।
मतलब बहुत दुख होता है। लोग मेरे सामने कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कि मेरी बंदी को मैंने ऐसे पटाया, और मैं उन लोगों के बीच फुल कन्वर्सेशन को सुन रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है यार, क्या बोलूँ। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ तुम तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। यहाँ में जो डैम बना हुआ है उसका नाम है नागा अर्जुना डैम। देख रहे हो भाई, हीरो के नाम पे रखा वर्डी में लग रहा है मुझे, मतलब सही है भाई साहब। ऐसा क्रिएटिव नाम सोचो भाई कि याद भी रह जाए हमें। हाँ, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आखिरी बचा हुआ डैम है वो मेरा फेवरेट नाम बोलने में मुझे इतना बढ़िया लगता है, तुंगभद्रा डैम, जो कि कहाँ लोकेटेड है, कर्नाटका पे। मतलब सही है, मतलब साउथ के ना नाम मुझे बहुत पसंद है। मैं बता रहा हूँ, साउथ के मूवी हो, साउथ के चीज़ों का नाम हो, बस कुछ चीज़ों का नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, बाकी कान से सुन के जो सुकून मिलता है ना भाई साहब, अलग ही लेवल का होता है वो। छोड़ो यार, मुद्दे पे आते हैं। चैप्टर 4 जो कि है एग्रीकल्चर। यहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकते। पहला तो ये आ सकता है कि इंडिया का कौन सा एरिया सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस करता है एंड कौन सा एरिया सबसे ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस करता है। और दूसरा टाइप का इस तरीके से आएगा कि इंडिया का कौन सा स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अलग अलग चीजों का। लाइक यहाँ में दिया हुआ देखो, सुगर केन, टी, कॉफी, रबर, जूट। ठीक है, अब पहले देखते हैं कि राइस सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है। तो लाइक देखो, जो एरिया है ना, असम, वेस्ट बंगाल, ये जो एरिया है ना, इस तरफ में सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस होता है और इस तरफ में माइनर प्रोड्यूसर ऑफ राइस है। ठीक है, अब ये माइनर प्रोड्यूसर क्यों है राइस का? क्योंकि यहाँ व्हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। देखो अगला मैप जो है, यहाँ तुम समझ पाओगे। देखो ये एरिया जो है, जो हमने थोड़े पहले देखा था कि ये माइनर प्रोड्यूसर ऑफ राइस है, तो ये मेजर प्रोड्यूसर ऑफ क्या है? व्हीट। सिंपल है भाई, पंजाब हरियाणा का जो एरिया होता है वहाँ व्हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और असम, वेस्ट बंगाल, इस साइड का जो एरिया होता है ना, वहाँ राइस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तुम सीधा इंडिया को डिवाइड कर सकते हो आधा आधा करके, कि एक साइड जो इंडिया का वो व्हीट प्रोड्यूसर है और एक साइड जो इंडिया का वो क्या है? राइस प्रोड्यूसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिया का कौन सा स्टेट किस चीज़ में सबसे आगे है। अगर मैं बात करूँ शुगर केन का, तो उसमें 1 नंबर है हमारा उत्तर प्रदेश, क्योंकि देखो पानी बहुत चाहिए यार शुगर केन को उगाने में, और हमारे उत्तर प्रदेश पे पानी की कमी नहीं है यार। गंगा मैया का हाथ है ना उत्तर प्रदेश पे, तो पानी की कमी होती नहीं है उधर, तो गन्ने की खेती भी सही चलती है। एंड देन अगर बात करूँ टी, देन नाम आता सीधा असम का। ठीक है, अब तुमने अपने किताब में जो पढ़ाई था ना चैप्टर प्रांजल वाला, वहाँ में भी क्या था? टी के बारे में था, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला हुआ तुम्हें टी के बारे में। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉफ़ी का, तो वहाँ पे कर्नाटका का नाम सबसे पहले आता है। एंड रबर के मामले पे भाई साहब केरला। अब फिर जो कॉटन, उस पे सबसे पहला नाम आता है महाराष्ट्र का। एंड जूट, वहाँ पे आता है वेस्ट बंगाल का नाम। ये सब छोड़ो, मैं बता रहा हूँ इंडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, और मैक्सिमम जूट कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वेस्ट बंगाल से होता है। अगर बांग्लादेश भी हमारा पार्ट होता ना भाई साहब, तो जूट से हमारा इतना कमाई होता ना, इतना कमाई होता मत पूछो। बट कंट्री सेपरेट हो गया, आधा से ज्यादा हिस्सा जूट का उधर चला गया, फिर भी भाई हम हार नहीं माने और अभी भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट बने हुए हैं। अभी हम चैप्टर 5 पे बढ़ते हैं, जो कि है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। इसके अंदर में हमें पहले तो 3 मिनरल्स के बारे में जानना है। पहला है आयरन ओर माइन, दूसरा है कोल माइन, और आखिरी है ऑयल फील्ड। सो फर्स्ट आयरन ओर माइन। देखो यार, यहाँ तो बहुत सिंपल है, 3 स्टेट का नाम याद करना है जब भी बात आए आयरन ओर का। पहला है ओडिशा, दूसरा है छत्तीसगढ़, और आखिरी है कर्नाटका। ओडिशा के अंदर में जो आयरन ओर का माइन है उसका नाम है मयूरगंज, और 2 आयरन ओर माइन है छत्तीसगढ़ के अंदर पे। पहला है दुर्ग, दूसरा है बेलाडीला। एंड देन कर्नाटका के अंदर पे 2 है, फिर पहला है बेलारी और दूसरा है कुर्देमुग। अभी नेक्स्ट कोल माइन। टोटल 4 स्टेट्स है और 4 कोल माइन्स है। देखो इन लोगों को याद करने का यही तरीका है कि तुम स्टेट का नाम पहले तो याद रख लेना इस तरीके से कि हाँ चलो कोल माइन है, तो कोल माइन में कौन सा स्टेट आता था? तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा एंड तमिलनाडु, ये 4 स्टेट है। तो क्वेश्चन भी कैसा बनेगा पता है? तुम्हें ये नाम नहीं पूछेगा स्पेसिफिकली, नाम दिया होगा, तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा मैप के अंदर देख के कि ये जो कोल फील्ड है ये कहाँ है। तो अगर तुमने कोल माइन को स्टेट के साथ रिलेट करके रखा हुआ है तो तुम्हें याद आएगा वो। जैसे कि देखो वेस्ट बंगाल पे क्या है? रानीगंज, उसके बाद झारखंड में क्या है? बोकारो, ओडिशा पे तालचेर, और तमिलनाडु पे है नेवेली। सिंपल है यार, पहले स्टेट का नाम, वेस्ट बंगाल पे रानीगंज, झारखंड पे बोकारो, ओडिशा पे तालचेर और कर्नाटका पे नेवेली। अब बात करते हैं ऑयल फील्ड का। देखो इंडिया पे 3 जगह पे मिलता है ऑयल फील्ड। पहला है आसाम, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है गुजरात। आसाम में 2 जगह है, पहला है दिग्बोय और दूसरा है नगरकटिया। और देखो ये जो दिग्बोय ऑयल फील्ड है ना, यहाँ पे 1901 पे ये डिस्कवर कर लिया गया था, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले। और इंडिपेंडेंट के बाद जो हमने ऑयल फील्ड डिस्कवर किया था ना, वो था नगरकटिया 1953 को। अब इसके बाद आता है महाराष्ट्र पे। देखो महाराष्ट्र पे एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पे, तुम इस मैप पे उसे देख नहीं पाओगे, बट इस मैप पे देखो, यहाँ पे जो जूम आउट पिक्चर है वहां पे दिखा रहा है थोड़ा सा आइलैंड लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 2 जगह है, पहला है मुंबई हाई और दूसरा है बेशन। ये 2 जगह पे ऑयल फील्ड मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा ऊपर गुजरात पे आ जाओ, यहाँ पे 2 ऑयल फील्ड है, कालोर एंड अंकलेश्वर। तो यही था कुछ टोटल 6 ऑयल फील्ड जो कि 3 स्टेट पे मिलता है, आसाम, महाराष्ट्र एंड गुजरात।
अभी बात करते हैं पावर प्लांट्स का। तो दो तरीके का पावर प्लांट्स के बारे में हमें पढ़ना है एंड लोकेट करना है। पहला है थर्मल पावर प्लांट और दूसरा है न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, बट वो कैसे बनाया जाता है, किसी चीज को जला के, लाइक कोल हो सकता है, वो कोई नेचुरल गैस हो सकता है, कुछ भी चीज हो, ठीक है, जला के वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। बट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, बट वो न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस किया जाता है। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं पहले थर्मल पावर प्लांट का। आसाम के अंदर में एक थर्मल पावर प्लांट है जिसका नाम है नामरूप थर्मल पावर प्लांट। एंड देन अब आ जाओ मध्य प्रदेश पे, यहाँ में एक थर्मल पावर प्लांट पाया जाता है जिसका नाम है सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट। एंड देन आखिरी अब तेलंगाना पे आ जाओ, यहाँ पे एक थर्मल पावर प्लांट है जिसका नाम है रामाकुंडम थर्मल पावर प्लांट। इतना ही है थर्मल पावर प्लांट के बारे में। एंड जो बात रहा न्यूक्लियर पावर प्लांट का, तो 4 स्टेट का नाम याद रखना। उत्तर प्रदेश जहां पाया जाता है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। एंड देन गुजरात पे आ जाओ, यहाँ पाया जाता है काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर आ जाओ महाराष्ट्र पे, यहाँ पे पाया जाता है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। एंड देन आखिर में आ जाओ तमिलनाडु पे, यहाँ पे कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो यार इसी के साथ खत्म होता है हमारा चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब बढ़ते हैं चैप्टर 6 जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि इंडिया के अंदर पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कौन से शहरों पे है। मेनली यहाँ पे सिटीज का नाम हमें याद रखना है। तो महाराष्ट्र के अंदर पे है मुंबई जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पाया जाता है। फिर आता है स्टेट मध्य प्रदेश, यहाँ पे इंदौर के अंदर पे कई सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने मिलता है। फिर आ जाओ गुजरात पे, यहाँ सूरत पे तुम्हें मिलेगा देखने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। एंड फिर आ जाओ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कानपुर कैसा जगह जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। साउथ की तरफ आ जाओ, तमिलनाडु पे है कोयम्बतूर। तो पूरे इंडिया भर में ये कुछ 5 स्टेट्स और उसके शहरों के नाम जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमें देखने मिलता है। अब बढ़ते हैं हम आयरन एंड स्टील प्लांट्स इंडिया पे कहाँ लोकेटेड है। सबसे पहला है वेस्ट बंगाल के अंदर पे दुर्गापुर प्लांट, दूसरा है झारखंड के अंदर पे बोकारो, और तीसरा भी झारखंड के अंदर ही है जमशेदपुर। ये जो जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट है ना, ये इंडिया का ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट है। लिटरली ये इतना पुराना है कि देश के आजाद होने से पहले भी हमारे पास ये आयरन एंड स्टील प्लांट था। 1907 पे जमशेदजी टाटा ने इस प्लांट को बनाया था। फिर छत्तीसगढ़ के अंदर हमने भिलाई स्टील प्लांट खोला जो कि 1995 को यूएसएसआर जो आज का रशिया है उसके हेल्प से खोला था हमने। एंड फिर आ जाओ साउथ की तरफ, तो कर्नाटका पे है विजयनगर प्लांट। फिर जो हमारा स्टेट है तमिलनाडु, यहाँ पे बनता है सेलम स्टील प्लांट। अब इन दोनों के बाद नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो इन टोटल इंडिया के अंदर में 8 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाला पार्क है। ऊपर से शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में जो आईटी पार्क है जो कि एग्जैक्टली लोकेटेड है नोएडा पे। एंड देन फिर आ जाओ गुजरात पे जहाँ पे है गांधीनगर। एंड देन फिर आ जाओ महाराष्ट्र पे, यहाँ पे है 2, एक है मुंबई पे, दूसरा है पुणे पे। एंड देन फिर आ जाओ तेलंगाना पे, यहाँ पे हैदराबाद। एंड देन कर्नाटका पे आ जाओ, अभी कर्नाटका पे है बेंगलोर, और तमिलनाडु पे चेन्नई, एंड आखिर केरला पे तिरुवनंतपुरम। इसी के साथ हमारा खत्म होता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। 8 है, नाम मैंने बता दिया, याद रख लेना, स्टेट का नाम से रिलेट करो, आ जाएगा। सो अब बात करते हैं आखिरी जो चैप्टर बचा हुआ है, लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके अंदर में 2 चीजें जानना है, एक तो इंडिया के अंदर में जो बड़े बड़े पोर्ट्स है उनके बारे में, और दूसरा है एयरपोर्ट्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं मेजर पोर्ट्स का। तो टोटल 10 पोर्ट्स है इंडिया के अंदर पे। शुरुआत होता है गुजरात से और खत्म होता है वेस्ट बंगाल पे आके। अब तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि गुजरात से क्यों शुरू होता है। सीधा बात है, गुजरात से हर एक स्टेट नीचे जाते जाते जो भी मिलेगा तुम्हें वो क्या है, ओशन से कनेक्टेड है। तो वहां पे एक एक पोर्ट दिखता है। एक स्टेट है जहां बस 2 पोर्ट है, वो है तमिलनाडु। बाकी के जितने स्टेट है सब पे एक एक पोर्ट है। 1 बाय 1 बात करते हैं सबका। गुजरात के अंदर में जो पोर्ट है उसका नाम है कांडला पोर्ट। फिर महाराष्ट्र के अंदर पे मुंबई पोर्ट, और गोवा के अंदर पे मोरमुगांव पोर्ट, एंड कर्नाटका के अंदर पे न्यू मैंगलोर पोर्ट, एंड केरला के अंदर पे कोची पोर्ट। तमिलनाडु के अंदर पे मैंने बताया 2 पोर्ट है, पहला है तूतीकोरिन पोर्ट और दूसरा है चेन्नई पोर्ट। और उसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर पे है विशाखापट्टनम पोर्ट, और ओडिशा के अंदर पे है पैराद्वीप पोर्ट, और आखिरी वेस्ट बंगाल के अंदर पे है हल्दिया पोर्ट। इतना ही है बस ये चीज़ याद रखना कि हर एक स्टेट को अपना एक पोर्ट मिला हुआ है जो भी ओशन से कनेक्टेड है। बस हमारा जो तमिलनाडु है वो स्पेशल है तो उसे 2 पोर्ट दिया हुआ है, बाकी सबके पास एक एक पोर्ट है। मैंने नाम बता दिया, देख लेना। अब बढ़ते आगे। अब बात करते हैं आखिरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का। थक गया हूं मैं, तुम भी थक गए होगे। आखिरी थोड़ा देख लो यार, उसके बाद चलते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं पहले पंजाब से। अमृतसर पे है राजा सांची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद आ जाओ इंडिया की कैपिटल दिल्ली पे, यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है,
अब उसके बाद इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट और बिजिएस्ट एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहाँ है? मुंबई के अंदर पे। एंड देन अब आ जाओ चेन्नई पे, यहाँ पे मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड देन अब चलो कोलकाता पे, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आखिरी हैदराबाद के अंदर पे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यार इतना ही था, हाँ, जितना भी मैप के अंदर में हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, बस तुम्हें इतना कहूंगा मैं। देखो, मैंने तुम्हें लोकेट करना बता दिया कि एग्जैक्ट तुम्हें कहाँ लोकेट करना है, बट देखो अगर तुम्हें एग्जाम हॉल तक इस चीज़ को याद रखना है तो तुम्हें प्रैक्टिकली जानना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकली देखना समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम इनमें से कोई स्टेट के पास रहते हो तब तो तुम्हें याद रहेगा वो, बट अगर तुम कोई भी जो मैंने नाम लिया उनके पास नहीं रहते हो तो क्या कर सकते हो तुम? मेरे जैसा कर सकते। अब जैसे मैं आसाम से था तो उस समय मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, बट मेरे पास एक चीज़ था, यूट्यूब। तो मैं यूट्यूब पे इंडिविजुअली जाके देखता था। एक मतलब होता है ना जानने की मतलब एक्साइटमेंट, ठीक है, वो लाओ अपने अंदर पे और देखो एक एयरपोर्ट को सर्च करके, एक एक जो मेजर पोर्ट्स है, एक एक जगह जो मैंने बताया गूगल में सर्च करो, यूट्यूब पे जाके सर्च करो, कुछ ब्लॉग्स देखो कि कैसा है वो एयरपोर्ट। नहीं है तो नाम तो याद होगा ही होगा तुम्हें, वो पता चल जाएगा कहाँ है नहीं है, ठीक है। मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे भी जानना होता है कि अलग अलग जो कंट्रीज है उनका कैपिटल क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यूट्यूब पे जाता हूँ, कोई ब्लॉग लगाता हूँ, इंडियन ब्लॉगर होगा, कोई इंटरनेशनल ब्लॉगर होगा, तो उस कंट्री में जो ब्लॉग कर रहा होगा उसके कैपिटल पे जाके जो ब्लॉग कर रहा होगा तो मुझे कंट्री के बारे में आइडिया होता है, उनके कैपिटल के बारे में आइडिया होता है, उनके लोगों के बारे में आइडिया होता है। क्योंकि समझ रहे हो ना भाई, तो यार प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए इन चीज़ों को तुम भी करना। एंड ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना ही कहूँगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक